हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जो आपको देखना भी है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो भी होंगे, एमजेसी एमआईसी जो भी आपका होगा, माइनर हो या फिर मेजर हो, कोई भी कोर्स अगर हिस्ट्री पेपर आपने रखा होगा तो उसमें आपको देखना है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेज, यानी कि भाषा का विकास। तो उसी में हम लोग देखेंगे संस्कृत भाषा को, कि संस्कृत भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं मेन, इसकी लिपियाँ क्या होती है। अगर संस्कृत भाषा को लिखा जाए उत्तर भारत में तो उसकी लिपि क्या कही जाएगी, दक्षिण भारत में लिखी जाएगी उसी भाषा को तो उसकी लिपि क्या हो जाएगी। तो उन तमाम चीज़ों को देखना है और इसका मतलब भी समझना है कि संस्कृत का मतलब क्या होता है, संस्कृत भाषा में शुरुआत कैसे किया गया और इसमें क्या क्या लिखे गए हैं, कुछ लिखे गए हैं तो उनके भी नाम हम बता देंगे आपको, ताकि आप इसे ध्यान में रख सकें। तो चलिए उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा का अर्थ होता है एक परिपूर्ण, यानी कि भरा पड़ा, यानी जिसमें कोई कमी ना हो, उसी को परिपूर्ण बोला जाता है। यानी परिपूर्ण भाषा के रूप में, यानी उसमें कोई कमी नहीं हो। यानी संस्कृत को देखिए परिपूर्ण यानी पूर्ण भाषा माना जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें कोई अधूरापन नहीं है, यानी ये भाषा जो है ये अपने आप में संपूर्ण या पूर्ण है। तो ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको ये रखना है कि संस्कृत भाषा जो है भारत की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। और आप ये भी जान लीजिए कि संस्कृत को ही देवों का भाषा यानी कि ईश्वर की भाषा भी बोली जाती है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो उसके बाद आप देखिए आर्य लोग, जो कि वैदिक सभ्यता का भारत में स्थापना हुआ। जब आप देखिए हड़प्पा पीरियड की समाप्ति के पश्चात आर्यों का भारत में आगमन होता है और उन्होंने यहाँ पे वैदिक जो पीरियड का प्रारंभ किया, जो कि आप देखेंगे 15,000, माफ़ कीजिएगा, 1500 बीसी से एक 600 बीसी तक, यानी 1000 बीसी तक तो ऋग्वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल, 600 बीसी तक का ये जो पीरियड होता है इसको वैदिक आर्य पीरियड या आर्यों का समय बुलाया जाता है। इसी समय आप देखिएगा संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किस में होता था उस समय ये लोग संभवतः अपनी भाषाओं के रूप में करते थे, यानी इससे बोलने का प्रयोग करते थे। इसके अलावा कहा जाता है कि इस भाषा का प्रयोग उस समय के लिटरेचर को लिखने में, जैसे वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, या फिर ये तमाम चीज़ें, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, इन तमाम चीज़ों को लिखने में इन्होंने किया। और वैदिक आर्यों ने वैदिक मंत्रों को लिखने में जो है प्रयोग यही संस्कृत भाषा का किया है। इसीलिए तो इसको देवों का भाषा यानी ईश्वर की भाषा बोला जाता है। यानी ईश्वर को अगर किसी भी चीज़ के लिए पुकारना हो या आपको संबोधित करना हो तो उस समय संस्कृत भाषा में ही उनका संबोधन या उनसे किसी तरह की मतलब मनोकामनाएं पूर्ण करने की बातें की जाती थी। उस समय से लेकर अभी तक आप देखिएगा वैदिक मंत्रों का ही प्रयोग हम लोग भी करते हैं। आज भी हमारे यहाँ पूजा पाठ जो होता है उसमें वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और इसमें संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत भाषा प्राचीन होने के साथ साथ देवों की भाषा यानी ईश्वर की भाषा थी। इसके अतिरिक्त अब देखते हैं हम लोग कि इसकी लिपि क्या है। तो लिपि के बारे में इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, इसकी लिपि हर एक क्षेत्र में बदलती रही है। उत्तर भारत में अगर इस भाषा को बोला जाता है या लिखा जाता है तो इसकी लिपि देवनागरी होगी। चूँकि उत्तर भारत के लोग जो हैं हिंदी भाषा को ज़्यादा बोलते हैं और हिंदी भाषी लोग हैं, तो उत्तर भारत में जब इस भाषा का प्रयोग होगा तो हिंदी भाषा का चूँकि लिपि जो है देवनागरी है, इसीलिए इस भाषा का प्रयोग भी देवनागरी लिपि में ही किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए उत्तर भारत में जब भी इस भाषा को लिखा जाता है संस्कृत को, तो देखिए संस्कृत भी हम लोग लिखते हैं तो हिंदी के ही प्रयोग से संस्कृत, यानी देखिए जब हिंदी जो शब्द है उनका प्रयोग हम लोग करते हैं उत्तर भारत में संस्कृत को लिखने के लिए, तो मतलब अक्षरों का प्रयोग जब भी संस्कृत को लिखने के लिए किया जाता है तो इसीलिए तो इसकी लिपि भी देवनागरी हो जाती है, यानी हिंदी भाषा का ही इसकी लिपि बन जाती है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखने हैं कि उत्तर भारत में इसका लिपि क्यों देवनागरी होता है, चूँकि हम लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग
केवल संस्कृत में जैसे कोई भी चीज़ को लिखते हैं तो उसमें हलंत अनुस्वार ये सब लगा देते हैं तो वो संस्कृत हो जाता है। तो वह एक तरह से हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, बस उसमें मात्राओं का परिवर्तन करके हम लोग संस्कृत बना देते हैं। इसीलिए इस भाषा की लिपि देवनागरी होगी। वहीं दक्षिण भारत जैसे ही दक्षिण भारत की बात होती है, वहाँ अगर इस भाषा को लिखा जाता है तो उसकी लिपि भी बदलती रहती है। जैसे अगर दक्षिण भारत में द्रविड़ लिपि में इसको लिखा जाए तो द्रविड़ भाषा मतलब लिपि के अंतर्गत जो भी भाषा आती है, हमने बताया भी है पहले के वीडियो में, आप देखिए लिपि का विकास, उसमें हमने बताया है। तो उसमें जो भी अगर इस भाषा को लिखा जाएगा, कोई अगर लिखेगा तो उसकी जो लिपि हो जाएगी वह द्रविड़ लिपि हो जाएगी। कर्नाटक के लोग अगर संस्कृत भाषा को लिखेंगे तो उसकी लिपि जो हो जाएगी कन्नड़ हो जाएगी। केरल के लोग अगर इस भाषा को लिखेंगे तो मलयालम हो जाएगी उसकी लिपि। आंध्र प्रदेश के लोग अगर लिखेंगे इसको तो उसकी लिपि हो जाएगी तेलुगु लिपि। तो ये आप देखिएगा, उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, संस्कृत भाषा का जो है ये लिपि भी परिवर्तित होते रहता है। यानी समय के साथ या जगह के स्थान के परिवर्तन के साथ साथ इसमें लिपि भी परिवर्तित होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसमें जो मेन बातें ये रखनी है आपको कि संस्कृत भाषा का अर्थ ही होता है संपूर्ण। ये अपने आप में पूर्ण भाषा है और ये देवों की भाषा, ये सबसे प्राचीनतम भाषा है। आर्यों ने जितने भी ग्रंथ लिखे वो संस्कृत भाषा में है। जैसे आप देखिए बाद में रामायण, महाभारत या फिर कोई भी ग्रंथ जो संस्कृत में आप हम लोग देखते हैं आज भी उच्चारित किए जाते हैं या पढ़ा जाता है, पूजा पाठ में भी उसका प्रयोग होता है, तो वे संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो इसीलिए संस्कृत को सबसे समृद्ध और सबसे प्राचीन भाषा में से एक माना जाता है और इसकी लिपियां भी उत्तर और दक्षिण भारत में भिन्न भिन्न हैं, तो इसे ध्यान में रखना है। तो चलिए यही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग भाषा के हर एक क्षेत्र को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग लिपि तो हम लोग पहले कर लिए, अब भाषा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका हर एक सेगमेंट धीरे धीरे पूरा होता जाएगा और आप आसानी से अपने चीज़ों को समझ पाएंगे, लिख पाएंगे और एक अच्छा नंबर ले आ पाएंगे। अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आप प्लेलिस्ट में जाइए। बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना हो तो उसमें हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से अपने वीडियो को आप देखिए, अपने हिसाब से आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को डाले हुए हैं। तो उसके माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके इसके हैंड रिटन नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा नोट्स मिल सके और आप अपनी तैयारी को एक अच्छा दिशा दे सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।